कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक उत्कर्ष हिंदी पाठमाला 6 का भाड़ में भुनी हवेली पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ पढ़ने से पहले हम इसके लेखक का परिचय पढ़ेंगे। अब मैं बच्चों इसके लेखक का परिचय पढ़ना शुरू करती हूँ। कथाकार परिचय। प्रेमचंद का जन्म बनारस के करीब लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन किया। 300 से अधिक कहानियां लिखी। पहला कहानी संग्रह सोजे वतन ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया। इनके प्रमुख उपन्यास हैं रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गबन और गोदान। प्रमुख कहानियां हैं बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, ईदगाह, नमक का दरोगा, सद, कफन और भाड़ में भुनी हवेली। अब बच्चों लेखक परिचय जानने के बाद हम पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। पाठ का नाम एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, भाड़ में भुनी हवेली। अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। आप जानते ही हैं स्वतंत्रता से पूर्व भारत में आम ग्रामीण की कैसी स्थिति थी। जमींदार और जागीरदार उन्हें किस किस तरह सताते थे। उन्हें कठिन स्थितियों में रहना पड़ता था। उनके पास जीवन जीने के साधन बहुत कम होते थे। उनके श्रम का कितना मूल्य आंका जाता था। इसका अर्थ यह है बच्चों कि स्वतंत्रता से पहले पूर्व भारत में जो आम गांव के लोग होते थे उनकी स्थिति कैसी थी, उनकी स्थिति का यहाँ पर इस पाठ में वर्णन किया गया है। जमींदार और जागीरदार उन्हें किस किस तरह सताते थे। जमींदार और जागीरदार का मतलब होता है कि उस समय गांव में जिनके पास सबसे अधिक पैसा होता था तो वो अपने से छोटे लोगों को अपनी सेवा करवाना अधिक पसंद करते थे। उनसे कठिन स्थितियों में भी गुजरवाते थे और कठिन स्थितियों में भी उन ग्रामीण लोगों को रहना पड़ता था। उनके पास जीवन जीने के साधन बहुत कम होते थे। अर्थात इसका अर्थ यह है कि उनके पास सुख सुविधाएं बहुत कम होती थी। श्रम का अर्थ है परिश्रम। उनके परिश्रम का कितना मूल्य आंका जाता था। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ प्रवेश। हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में भारतीय ग्रामीण समाज के वास्तविक जीवन का चित्रण किया है। यह कहानी हमें बताती है कि अंग्रेजी सरकार के शासनकाल में गांवों में जमींदारों का कितना आतंक था। वे कितने क्रूर होते थे, कितने अमानवीय होते थे। गांवों में तो जैसे उन्हीं का शासन चलता था। वे सभी कानूनों से ऊपर होते थे। वे किसी के प्रति कैसा भी अत्याचार करने में जरा भी संकोच नहीं करते थे। बच्चों इस पैराग्राफ का अर्थ मैं आपको समझा रही हूँ। इसका अर्थ यह है कि जो हमारे हिंदी के महान कथाकार थे प्रेमचंद, उन्होंने अपनी कहानियों में जो हमारे भारतीय गांव के लोग थे, ग्रामीण लोग थे, उनके उस समाज के वास्तविक जीवन का, उनके वास्तविक जीवन का चित्रण किया है। यह कहानी हमें बताती है कि जब अंग्रेजी सरकार का हमारे देश में शासन था तब गांव में जमींदारों से लोग कितने डरते थे। आतंक मतलब डर। वे कितने क्रूर होते थे। क्रूर का मतलब होता है कि वो इतने कठोर होते थे कि वो उनसे अपनी सेवा करवाते थे। गांव वालों को उन्हीं की बात माननी पड़ती थी। गांव में तो जैसे उन्हीं का शासन चलता था। इसका अर्थ यह है कि गांव के लोग उन्हीं की बात मानते थे, जमींदारों की, क्योंकि वो बहुत कठोर होते थे। वे सभी कानूनों से ऊपर होते थे, अर्थात वो कभी किसी कानून को नहीं मानते थे, केवल अपनी बात ही मनवाते थे। किसी के प्रति कैसा भी अत्याचार करने में वो कभी भी नहीं घबराते थे। वो सब पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे और अपनी बात मनवाते थे।
अब बच्चों मैं आगे पढ़ती हूँ। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है। वहाँ एक वृद्ध संतानहीन गौड़िन रहती थी जिसका हुनकी नाम था। उसके पास 1 इंच भी जमीन न थी और न रहने का घर ही था। उसके जीवन का सहारा केवल एक भाड़ था। गांव के लोग प्राय एक समय चबेना या सत्तू खाकर पेट भरते हैं, इसलिए भुनगी के भाड़ पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ भुनाई पाती वही भून या पीसकर खा लेती और भाड़ ही की झोपड़ी के एक कोने में पड़ी रहती। अब बच्चों मैं इस पैराग्राफ का आपको अर्थ समझाती हूँ। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है। वहाँ पर एक वृद्ध मतलब बूढ़ी, संतानहीन का अर्थ होता है जिसके बच्चे नहीं होते, गौड़िन रहती थी। गौड़िन बच्चों एक जाति का नाम होता है और वो जो बुढ़िया थी उसका नाम था भुनगी। उसके पास 1 इंच भी जमीन नहीं थी और न ही रहने का घर था। मतलब उसके पास अपने रहने के लिए कोई भी घर नहीं था। उसके जीवन का सहारा केवल एक भाड़ था। भाड़ का अर्थ होता है जहाँ पर चने भुने जाते हैं। गांव के लोग गांव के लोग ज्यादातर क्या खाते थे? चने या सत्तू, वो ही खाकर वो पेट भरते थे। तो वो जो सत्तू खाते थे और चना खाते थे वो भुनगी के भाड़ पर ही भुनवाते थे, जिसकी वजह से जो भुनगी नाम की बुढ़िया थी उसके भाड़ पर रोज भीड़ लगी रहती थी। नित्य का अर्थ होता है रोज। वह जो भी भुनाई पाती वही भूनकर या पीसकर खा लेती। उसके पास जो भी भुनाई आती, थोड़ा बहुत भूनने के लिए जो लोग लाते थे चना या सत्तू, वो आता था, वही थोड़ा सा जो उसमें से बचता था वही वो खाकर अपना गुजारा करती थी। और भाड़ी के पास उसने अपनी एक झोपड़ी बना रखी थी एक कोने में, और वहीं पर वो रहती थी और वहीं पर उसका भाड़ था। अब बच्चों मैं आगे पढ़ना शुरू करती हूँ। वह प्रातः काल उठती और चारों ओर से भाड़ में झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था। एकादशी और पूर्णवासी के दिन प्रथा अनुसार भाड़ न जलता था। वे दोनों दिन उपवास के होते थे। अब बच्चों मैं इस पैराग्राफ को आपको इसका अर्थ समझाने जा रही हूँ। अब देखो, वह प्रातः काल उठती, वह सुबह जल्दी ही उठ जाती और चारों तरफ से भाड़ में झोंकने के लिए, मतलब भाड़ में जब वो भूनती थी चना, उसको झोंकने के लिए, उसको जलाने के लिए वो क्या लाती थी? सूखी पत्तियां अब जंगल के चारों तरफ से ढूंढ कर लाती थी। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा लेती थी। वो लिख रखा है ना इस चैप्टर में, भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था। वो इकट्ठा कर लेती थी पत्तियों का ढेर बना के, जिससे कि उसको जब जरूरत पड़े भाड़ में डालने की तो वो आराम से वो पत्तियां उसमें डाल सके और चने भून सके। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था। उसका भाड़ वो कब जलता था? दोपहर होने के बाद। वो दोपहर में अपने भाड़ को जलाकर चबेना या सत्तू भूनती थी। एकादशी और पूर्णवासी के दिन, एकादशी होती है तिथि और पूर्णवासी भी एक तिथि होती है। जैसा कि आप भी जानते होंगे, आपके घर पे कई बार एकादशी और पूर्णवासी का व्रत रखा जाता था, है ना? तो ऐसे ही एकादशी और पूर्णवासी का वो भी व्रत रखती थी। वो दोनों दिन उपवास के होते थे, इसलिए वो प्रथा के अनुसार पूर्णवासी और एकादशी के दिन भाड़ नहीं जलाती थी, उसमें कुछ भी नहीं भूनती थी। अब बच्चों मैं आगे पढ़ना शुरू करती हूँ। गांव के जमींदार पंडित उदय भान भुनगी से मुफ्त में दाने भुनवाते थे। भुनगी को उनके घर का पानी भी भरना पड़ता था, इस कारण कई बार उसे भाड़ बंद भी रखना पड़ता था। पंडित जी भुनगी से बेकार करवाना अपना अधिकार समझते थे, चूंकि वे उनके गांव में उनकी जमीन पर रहती थी। अब बच्चों मैं इस पैराग्राफ का आपको अर्थ समझाती हूँ। देखो, गांव के जमींदार का क्या नाम था? पंडित उदय भान। वो क्या करते थे? वो भुनगी नाम की जो बुढ़िया थी, जो
चने भूनती थी उससे क्या करते थे, मुफ्त में दाने भुनवाते थे, वो उसके पैसे नहीं देते थे। जैसे सब गांव के लोग पैसे देते थे, वो क्या करते थे, पैसे नहीं देते थे उसको और मुफ्त में दाने भुनवा लेते थे। ये जानकर क्या भुनगी को कभी कभी बुरा तो लगता था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती थी, बेचारी गरीब थी, उसका कोई आश्रय नहीं था। देखो भुनगी को उनके घर का पानी भी भरना पड़ता था। क्या करते थे वो जमींदार, वो उससे अपने घर का पानी भी भरवाते थे। इस कारण उसे कई बार क्या करना पड़ता था, अपना भाड़ भी बंद रखना पड़ता था। तब उसका अगर भाड़ बंद होता था तो उसको नुकसान उठाना पड़ता था, क्योंकि वो चने नहीं भून पाती थी। तो देखो पंडित जी भुनगी से बेगार करवाना, पंडित जी क्या करते थे, भुनगी से बिना पैसे के काम करवाना अपना अधिकार समझते थे, क्योंकि वो उनके गांव में उन्हीं की जमीन पर रहती थी। क्योंकि जहां पर जिस घर में वो रहती थी, झोपड़ी में रहती थी, वो जो गांव था वो उन्हीं जमींदार का था और वो जमीन भी उन्हीं की थी जहां पर भुनगी ने झोपड़ी बना रखी थी। अब बच्चों मैं आगे पढ़ती हूँ। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। भुनगी का भाड़ आज बड़े जोरों पर था। सांस लेने का भी अवकाश नहीं था। ग्राहकों की जल्दबाजी पर भुनगी झुंझला पड़ती थी। अब बच्चों मैं इसका आपको अर्थ समझाती हूँ। तो चैत का महीना था। चैत एक हिंदी महीना होता है जिसमें क्या आता है, संक्रांति का पर्व। जैसा कि आप भी जानते होंगे मकर संक्रांति का पर्व आता है जो कि 14 जनवरी या 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो वो क्या होता था, उस दिन अन्न का सत्तू खाया और दान में दिया जाता है। घरों में आग नहीं जलती, तो उस दिन घरों में आग नहीं जलती थी, तो क्या होता था, भुनगी का जो भाड़ था उस पर भीड़ लगी रहती थी। सब लोग वहां पर चना और सत्तू पिसवाने आते थे और भुनगी को फुर्सत ही नहीं मिलती थी। उस दिन तो भुनगी को बिल्कुल भी अवकाश नहीं मिलता था। मतलब भुनगी जो नाम की बुढ़िया थी उसको जरा भी वो नहीं होती थी। ग्राहक जब जल्दबाजी करते थे, कोई कहता था कि भाई मेरा सत्तू पहले पीसो, मेरा चना पहले पीसो, तो भुनगी को गुस्सा आ जाता था। अब बच्चों मैं आगे पढ़ती हूँ। तभी जमींदार के दो चपरासी दो बड़े बड़े टोकरे लेकर आ गए। भुनगी यह देखकर सहम उठी। सूर्य अस्त के पहले इतना अनाज भूनना असंभव था। देखो जब वो चना भून रही थी भाड़ में और उसको फुर्सत भी नहीं थी उस दिन, तभी जमींदार के दो चपरासी आए उसके पास और बड़े बड़े टोकरे लेकर आ गए और उनमें चना और सत्तू था। और वो क्या कर रहे थे, वो कह रहे थे, वो क्या कहने आए थे कि मेरा चना और सत्तू सबसे पहले पीसना है। जब भुनगी ने यह देखा तो वो सहम उठी। सहमना मतलब एकदम घबरा गई, डर गई। सूर्यास्त के पहले इतना अनाज भुनना असंभव था। उसने सोचा यदि सूर्यास्त हो गया उससे पहले इतना अनाज नहीं भुन सकता। संभव मतलब जो काम संभव नहीं हो सकता। चपरासी ताकीद कर गए कि तीसरे पहर तक सारा दाना भुन जाना चाहिए। भुनगी अनाज भूनने लगी, लेकिन मन भर अनाज भूनना आसान नहीं था। उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भाड़ भी झोंकना पड़ता था। अतएव तीसरा पहर हो गया और आधा काम भी न हुआ। उसे भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे। उसने और वेग से हाथ चलाना शुरू किया। रास्ते की ओर ताकती और बालू नान में छोड़ती जाती थी, यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई। उसकी समझ में न आता था कि क्या करे। ना भुनते बनता था और न ही छोड़ते बनता था। अब बच्चों मैं आपको इस पैराग्राफ का अर्थ समझाती हूँ। देखो चपरासी ताकीद कर गए। चपरासी मतलब उसको चेतावनी दे गए, उससे जबरदस्ती करके गए कि तीसरे पहर तक यदि तुमने ये दाना नहीं भुना तो जमींदार से तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। जैसे ये बताया गया है कि जमींदार ताकीद कर गए तीसरे पहर तक सारा दाना भुन जाना चाहिए, कि जमींदार उसको चेतावनी देकर गए कि जब तक तीसरा पहर आए तब तक सारा दाना भुन जाना चाहिए। भुनगी बेचारी क्या करती, वो अनाज भूनने लग गई, लेकिन मन भर अनाज, मन भर का मतलब होता है 40 किलो। अब बच्चों आपको भी पता है कि 40 किलो अनाज कितना होता है, और वो एकदम से बेचारी कैसे पीसती, क्योंकि वो बूढ़ी थी, वो धीरे धीरे ही पीस रही थी।
अब 40 किलो अनाज तो बहुत ज्यादा होता है, तो वो मन भर अनाज भूनना आसान उसके लिए नहीं था। और फिर बीच बीच में क्या हो रहा था, बेचारी परिश्रम तो कर रही थी, लेकिन क्या क्या हो रहा था, बीच बीच में भुनाई बंद करके उसे भाड़ भी झोंकना पड़ता था। भाड़ झोंकना का मतलब क्या होता है कि उसको बार बार भाड़ में वो पत्तियां डालकर उस भाड़ को जलाना पड़ रहा था, क्योंकि जब भाड़ गर्म होगा तभी तो चने और सत्तू भुनेंगे। तो वो बेचारी इसी कश्मकश में थी, इसी परेशानी में थी कि मैं तीसरे पहर तक अन्न कैसे बनाऊंगी, वो अनाज कैसे भूनूंगी। अतएव, अतएव का मतलब होता है इसलिए। और क्या हुआ, फिर तीसरा पहर हो गया और उसका आधा काम भी नहीं हुआ। तीसरा पहर हो गया और उसका आधा काम भी कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेचारी बार बार मेहनत कर रही थी, बुनाई करके भाड़ भी झोंकना पड़ रहा था उसको, इसलिए तीसरे पहर तक उसका आधा काम भी खत्म नहीं हुआ। अब वो क्या कर रही थी, अब उसको डर लगने लग गया कि अब जमींदार के आदमी आएंगे और उसकी शिकायत जमींदार से लगाएंगे। उसने और वेग से मतलब और उसने और तेजी से अपना हाथ चलाना शुरू कर दिया, मतलब और तेजी से क्या करा, दाना भूनना शुरू कर दिया और रास्ते की ओर ताकती रही। ताकती मतलब देखती रही और बालू नांद में छोड़ती जाती थी। नांद का मतलब एक चौड़ा बर्तन होता है, वो नांद होती है, तो वो बालू नांद में छोड़ती जाती थी, यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई, उसकी बालू भी ठंडी हो गई अंत में। लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि ना उससे भाड़ में चना भूना जा रहा था और ना ही छोड़ते बनता था। क्यों नहीं हो रहा था ऐसा, क्योंकि वो अनाज बहुत ज्यादा था जिसको भून के वो थकती जा रही थी। अब देखो बच्चों, हम आगे पढ़ते हैं। वह सोचने लगी कि कैसी विपत्ति है। विपत्ति मतलब मेरे पास कैसी परेशानी आ गई है, आज मैं किस परेशानी में फंस गई। पंडित जी ना तो मुझे रोटी खिलाते हैं, ना मेरे आंसू पोंछते हैं, अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है। वो क्या सोच रही थी कि आज मेरे ऊपर कैसी परेशानी आ गई कि जिसका दाना मैं भून रही हूँ वो ना तो मुझे रोटी खिलाते हैं, रोटी खिलाने का मतलब कि ना तो वो मुझे पैसे देते हैं और ना ही मेरे आंसू पोंछते हैं। मतलब मेरे ऊपर यदि कोई मुसीबत आ जाती है तो वो मेरी कभी मुसीबत दूर करने के लिए मेरी मदद भी नहीं करते। मैं तो अपना रक्त जलाती हूँ, रक्त जलाती का मतलब मैं अपनी मेहनत करती हूँ तब कहीं मुझे दाना मिलता है, दाने का मतलब तब मुझे कहीं खाने को मिलता है। लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं। खोपड़ी पर सवार का मतलब है कि वो जब देखो मुझसे ही सेवा करवाते रहते हैं, और वो भी कैसे, बिना पैसों के। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि आज उसके ऊपर कैसी विपत्ति आ पड़ी है, कैसी परेशानी आ पड़ी है जिससे वो निकलने का हल ही नहीं ढूंढ पा रही थी। इसलिए ना कि उनकी 4 अंगुल धरती मेरे पास है, क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल है। वो क्या सोच रही थी, क्या थोड़ी सी जमीन, 4 अंगुल मतलब क्या वो मेरे से इसलिए इतना काम करवाते हैं कि उनकी थोड़ी सी धरती मेरे पास है, क्या इतनी सी जमीन का इतना मूल्य है। मोल का मतलब होता है मूल्य। अब बच्चों मैं आगे पढ़ती हूँ। वह इन्हीं विचारों में खोई हुई थी कि दोनों चपरासियों ने आकर कर्कश स्वर में उससे कहा, क्यों री दाने भुन गए। भुनगी ने निडर होके कहा, भून तो रही हूँ, देखते नहीं हो। एक चपरासी ने उलाहना दिया, सारा दिन बीत गया और तुझसे इतना अनाज न भूना गया। वो क्या कह रही थी, वो इतने ही विचारों में खोई हुई थी, वो ये सब कुछ सोच रही थी। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि वो ये सोच रही थी कि मेरे ऊपर कैसी परेशानी आ गई है जो मैं आज इस परेशानी में फंस गई कि पंडित जी मुझे ना तो रोटी खिलाते हैं और ना ही मेरी कोई कभी मदद करते हैं, फिर भी उनका मुझे इतना काम करना पड़ता है क्योंकि उनकी थोड़ी सी धरती मेरे पास है। तभी वो यही सोच रही थी तो दोनों चपरासी वो आए जमींदार के और उन्होंने कर्कश मतलब कठोर वाणी में कहा, गुस्से में उनसे कहा कि क्या दाने भुन गए। तीसरा पहर होने वाला है, क्योंकि वो तीसरा पहर हो गया था और वो कह के गए थे उससे कि तीसरा पहर होने तक वो दाने भुन जाने चाहिए। तो भुनगी उस दिन क्या हुआ, भुनगी ये सब सोच रही थी तो भुनगी ने क्या करा, भुनगी ने निडर कहा कि भून तो रही हूँ, देखते नहीं हो, थोड़ा सा अनाज बचा है।
ये तो चपरासी क्या बोले, ये तू दाना भून रही है क्या, इसे चौपट कर रही है। चौपट मतलब वो चपरासी क्या कह रहे थे उससे कि ये तू दाना भून रही है या इसे खराब कर रही है, इनका सत्तू कैसे बनेगा, मतलब कि वो कैसे सत्तू बनेगा, तू तो इस सारे दाने को खराब कर रही है भूनने की बजाय। वो उसको डांटने लगे, कर्कश वाणी में बोल रहे थे, गुस्से में बोल रहे थे उसको। अनाज का सत्यानाश कर दिया, देखना आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं। वो क्या कह रहे थे चपरासी, उसको गुस्से में उसको डांटने लग गए बुढ़िया को। बुढ़िया का क्या नाम था, भुनगी। तो वो क्या कह रहे थे कि अनाज का सत्यानाश कर दिया, तूने सारा अनाज खराब कर दिया, देखना आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं। उन्होंने महाराज किसको बोला, पंडित को, जमींदार को। परिणाम यह हुआ कि उसी रात को भाड़ खोद डाला गया और वह अभाग्नि निरावलंब हो गई। परिणाम क्या हुआ, जब उससे अनाज नहीं भुना गया तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि उसी रात को उसका भाड़ खोद डाला गया, मतलब उसका भाड़ तोड़ दिया उन्होंने, और वो अभाग्नि बेचारी गरीब बिना सहारे के हो गई। अब बच्चों मैं आगे पढ़ती हूँ। भुनगी को अब रोटियों का कोई सहारा नहीं रहा। गांव वालों को भी भाड़ के मिट जाने से बहुत कष्ट होने लगा। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा, बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए, लेकिन पंडित जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो अब मैं इसका बेटे आपको अर्थ समझा रही हूँ कि भुनगी को अब जब उसका भाड़ तोड़ दिया उन्होंने, चपरासियों ने, पंडित जी के कहने पर, तो भुनगी को अब रोटी का भी कोई सहारा नहीं रहा, क्योंकि वो गरीब थी। वो जब भाड़ झोंकती थी, उसमें चना पीसती थी, दाने पीसती थी, तभी तो उसका गुजारा चलता था। अब वो भाड़ तोड़ दिया गया, खोद डाला गया, तो भुनगी अब गरीब हो गई, बेचारी को रोटी की भी परेशानी हो गई। अब रोटी देने वाला भी उसको कोई सहारा नहीं रहा। गांव वालों ने भी भाड़ के मिट जाने से बहुत कष्ट महसूस किया। क्या हुआ, गांव वालों को भी, क्योंकि गांव वाले उससे चने भुनवाते थे, सत्तू भुनवाते थे। अब जब उसका भाड़ खोद डाला गया तो उन्हें बहुत कष्ट होता था, बड़ी परेशानी होती थी, क्योंकि गांव में भुनगी ही चने और दाने भूनती थी। तो लोगों ने भी जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भाड़ जलाने की दीजिए, लेकिन पंडित जी ने भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। इस प्रकार क्या हुआ, पूरा महीना बीत गया। पूरा महीना उसका जो भाड़ था वो खोद डाला गया था, 1 महीना बीत गया इस बात को, और बेचारी भुनगी परेशान होती रही। अब बच्चों मैं आगे बढ़ती हूँ। प्रातः काल था। पंडित उदयभान अपने 2-3 चपरासियों को लिए लगान वसूल करने जा रहे थे। बुढ़िया के भाड़ की ओर ताका तो बदन में आग सी लग गई। उसका पुनरुद्धार हो रहा था। बुढ़िया बड़े वेग से उस पर मिट्टी के लौंदे रख रही थी। जो अब मैं आपको इसका अर्थ समझाती हूँ कि प्रातःकाल सुबह का समय था। जो पंडित उदयभान थे, जिन्होंने उसका भाड़ खोदा था, वो अपने 2-3 चपरासियों को लेकर, वो अपने 2-3 चपरासी उन्होंने ले रखे थे और लगान वसूल करने जा रहे थे। लगान का मतलब होता है कि लोगों से टैक्स वसूल करना, पैसे लेना। बुढ़िया के भाड़ की ओर उन्होंने ताका, मतलब बुढ़िया के भाड़ की ओर उन्होंने देखा। जब वो जा रहे थे लगान वसूल करने, तो उनके बदन में आग सी लग गई, मतलब वो एकदम उनको गुस्सा सा आया, बुरा लगा बहुत कि ये क्या हो रहा है, बुढ़िया ये क्या कर रही है। क्योंकि भुनगी क्या कर रही थी, वो अपना जो भाड़ था वो दोबारा बना रही थी। पुनरुद्धार मतलब दोबारा बनाना। और वो क्या करती, बड़े परिश्रम से, बड़े वेग से, बड़ी जल्दी जल्दी उस पर मिट्टी के लौंदे रख रही थी, मिट्टी के टुकड़े रख रख कर वो भाड़ बनाना शुरू कर रही थी, दोबारा से उसको बनाना शुरू कर रही थी, और कोशिश कर रही थी बेचारी कि जिससे कि भाड़ दोबारा बन जाए और उसका खाने पीने का गुजारा चल जाए। बच्चों अब मैं आगे पढ़ती हूँ। सहसा उदयभान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से फिर से भाड़ बना रही है। भुनगी ने हक बकाकर देखा तो सामने जमींदार खड़े दिखाई दिए। उदयभान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही है। बेचारी भुनगी डरते हुए बोली, सब लोग कहने लगे बना लो तो मैं बना रही हूँ। अब बच्चों देखो, मैं इसका आपको मीनिंग समझाती हूँ कि सहसा, अचानक, जब वो बुढ़िया जो भुनगी है वो अपना भाड़ बना रही थी दोबारा, बेचारी इतनी मेहनत कर रही थी, परिश्रम कर रही थी, तो अचानक उदयभान ने, जिन्होंने उसका भाड़ तोड़ दिया था, उन्होंने गरज कर कहा, गुस्से से वो बोले,
कि किसकी आज्ञा ली है तूने। हुक्म मतलब आज्ञा, किसकी आज्ञा ली है जो फिर से भाड़ बनाना शुरू कर दिया। तो भुनगी ने हक बकाकर देखा, मतलब घबराए हुए से देखा, एकदम घबरा गई वो, और पीछे मुड़कर देखा तो उसे सामने कौन दिखाई दिए, जमींदार, जिन्होंने उसका भाड़ तोड़ा था, खोदा था। उदय भान ने फिर उससे पूछा, जमींदार का क्या नाम था, उदय भान, किसके हुक्म से बना रही है तूने, किससे आज्ञा ली है जो ये फिर से बनाना शुरू कर दिया। तो भुनगी ने, बेचारी ने डरते हुए कहा, सब लोग कह रहे थे, मतलब सब लोग से है कि गांव के लोग कह रहे थे कि बना लो, तो मैं बना रही हूँ। तो उदय भान आग बबूला होते हुए बोले, मैं अभी इसे फिर खुदवा डालूंगा। तो उदयमान गुस्से से बोले, आग बबूला मतलब गुस्सा होना। आपने देखो ये भी सुना होगा कि आग बबूला होने का एक मुहावरा भी है जिसका अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना। तो उन्होंने आग बबूला होते हुए वो बोले कि मैं अभी इसे फिर खुदवा डालूंगा, कि तू अभी बना रही है, मैं अभी फिर से इसे तोड़ दूंगा, मैं इसे फिर से खुदवा दूंगा और फिर तू निसहारा हो जाएगी, तुझे कोई भी सहारा नहीं बचेगा। फिर उसके कहने के साथ ही उन्होंने भाड़ में एक ठोकर मारी और गीली मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई। दूसरी ठोकर नांद पर चलाई, लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर आ पड़ी। उसने क्या किया, जो उदय भान थे उन्होंने यह गुस्से में कहा, और जैसे ही कहा उन्होंने भाड़ में एक ठोकर मारी, मतलब पैर से एक लात मारी, और गीली मिट्टी थी, क्योंकि जब वो बेचारी भाड़ बना रही थी तो उस टाइम गीली मिट्टी थी। और क्या हुआ, उसका भाड़ गीली मिट्टी लिए दिए बैठ गई, का मतलब उसका भाड़ गीली मिट्टी के कारण अभी मजबूत नहीं हुआ था। तो जैसे ही उन्होंने एक ठोकर मारी वैसे ही उसका भाड़ टूट गया। और दूसरी ठोकर उन्होंने नांद पर चलाई। नांद पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि नांद का एक चौड़ा बर्तन होता है नांद, लेकिन जब वो उन्होंने दूसरी ठोकर नांद पर मारी तो वो बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर आ पड़ी, मतलब उसको चोट लग गई, क्योंकि जो ठोकर थी उन्होंने नांद पर चलाई थी, लेकिन जब वो बुढ़िया भुनगी सामने आ गई तो ठोकर उसकी कमर पर आ पड़ी। उदय भान ने पूछा, अब तो यहाँ फिर भाड़ न बनाएगी? भुनगी ने सफाई दी, भाड़ न बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? तो जब उदय भान ने इतना सब करने के बाद जब उस बुढ़िया से पूछा, भुनगी से, कि अब भी यहाँ भाड़ बनाएगी तू, क्योंकि उन्होंने ठोकर मार के उसका भाड़ तोड़ दिया था, तो भुनगी ने सफाई दी, भाड़ न बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? तो बेचारी भुनगी ने क्या कहा कि यदि मैं भाड़ नहीं बनाऊंगी तो मैं क्या खाऊंगी? तो उदय भान ने क्या कहा, हाथ झाड़ कि तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया है। मतलब क्या होता है कि हमने ठेका नहीं लिया है कि हम ही तेरा पालन पोषण करेंगे, जबकि वो पालन पोषण थोड़ी कर रहे थे। बेचारी भाड़ में खुद ही दाने भूनती थी और खाती थी, लेकिन वो क्या सोचते थे कि मेरी जमीन पर रह रही है तो मेरा ही हक है उसके ऊपर। तो उन्होंने उसका भाड़ तोड़ दिया, लेकिन उसने फिर भी, बेचारी ने हिम्मत नहीं हारी। फिर भी भुनगी ने उनको क्या याद दिलाया, उदय भान को। अब हम आगे बढ़ते हैं। भुनगी ने याद दिलाया, सेवा तो तुम्हारी करती हूँ, लेकिन खाने कहाँ जाऊं? भुनगी ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी सेवा करती हूँ, लेकिन खाने कहाँ जाऊं? खाने के लिए तो पैसा चाहिए, बिना खाए कैसे काम चलेगा? और जब खाने के लिए भूख लगेगी तो जब पैसे आएंगे तभी खाना आएगा। तो वो बोली कि सेवा तो मैं तुम्हारी करती हूँ तो खाने कहाँ जाऊंगी? जब सेवा मैं तुम्हारी करती हूँ तो खाऊंगी भी यहीं पर। अब बच्चों आगे पढ़ते हैं। उदय भान पलटकर बोले, गांव में रहोगी तो सेवा तो करनी पड़ेगी। उदय भान ने क्या कहा उससे दोबारा, कि यदि गांव में रहेगी तो सेवा करनी पड़ेगी, मतलब यदि तुम गांव में यहाँ पर रहोगे, इस जमीन पर रहोगी, तो तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी। भुनगी ने खुलासा किया, सेवा तो तभी करूंगी जब भाड़ बनाऊंगी, गांव में रहने के नाते सेवा नहीं कर सकती। अब बच्चों मैं इसका आपको अर्थ समझाती हूँ कि भुनगी ने खुलासा किया, कि भुनगी ने क्या कहा उदय भान से कि मैं आपकी सेवा तभी करूंगी जब मैं भाड़ बनाऊंगी, मतलब भाड़ बनाकर दाने भूनूंगी। गांव में रहने के नाते मैं सेवा नहीं करूंगी, अगर भाड़ बनाऊंगी तभी आपकी सेवा करूंगी, यदि मैं गांव में रही तो मैं आपकी सेवा नहीं करूंगी। अब बच्चों हम आगे पढ़ते हैं। उदय भान ने तेवर बदले,
तो छोड़कर निकल जा। उदयभान ने क्या कहा? तेवर बदले मतलब फिर से उदयभान को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने क्या कहा था कि मैं गांव में रहने के नाते आपकी सेवा नहीं करूंगी। तो उदयभान को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने क्या कहा कि तू छोड़कर चली जा, कि मतलब तू हमारा गांव छोड़ जा और हमारे गांव से निकल जा। भुनगी ने पूछा, क्यों छोड़कर निकल जाऊं? मैं इसी झोंपड़े में बूढ़ी हुई, मेरे सास और उनके बाप दादे इसी झोंपड़ी में रहे, अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता। जब उदयभान ने उनसे कहा कि आप गांव में नहीं रह सकती, छोड़कर चली जाए इस गांव को, तो भुनगी ने पूछा, मैं क्यों छोड़कर निकल जाऊं? मैं इसी झोंपड़े में बूढ़ी हुई हूँ। मतलब उन्होंने कहा, भुनगी ने उससे उदयभान से, कि मैं इसी झोंपड़े में बूढ़ी हुई हूँ, मतलब मेरा शुरू से यहीं पर जीवन बीता है, मैंने यहीं पर जीवन बिताया है, तब से मेरी शादी हुई है, मेरी सास भी यहीं रहती थी और उनके बाप दादे भी यहीं रहते थे, मतलब उनके पुरखे भी यहीं इसी झोंपड़ी में रहते थे, तो मैं इसको छोड़ के कहीं पर नहीं जाऊंगी। मतलब अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता। इसका अर्थ यह है कि जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पर ही रहूंगी। अब बच्चों हम आगे पढ़ते हैं। उदयभान भड़के, अच्छा तो अब कानून भी बघारने लगी, हाथ पैर पड़ती तो रहने देता, लेकिन अब तुझे निकाल कर ही दम लूंगा। उदयभान को उसकी भुनगी की यह बात सुनकर फिर गुस्सा आ गया और वो क्या बोले कि अच्छा तो अब कानून भी बघारने लगी, मतलब कानून की भी बातें तू मुझे समझा रही है। अगर मेरे हाथ पैर पड़ती, मतलब यदि तू मेरे से प्रार्थना करती, विनती करती, तो मैं तुझे गांव में रहने देता, लेकिन अब मैं तुझे गांव में नहीं रहने दूंगा। इसका अर्थ यह है कि वो ये कह रहे थे कि यदि तू मेरी सेवा करेगी, यदि मेरे हाथ पैर पड़ेगी, मेरे मदद करने के लिए विनती करेगी, तो मैं तुझे इस गांव में रहने दूंगा, नहीं तो अब मैं तुझे गांव में नहीं रहने दूंगा, मैं तुझे गांव से निकाल दूंगा। अब बच्चों हम आगे पढ़ते हैं। उदयभान ने साथ चल रहे चपरासियों को आदेश दिया, अभी जाकर इसके पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखो कैसे भाड़ बनता है। भान ने क्या कहा, जो उसके साथ चपरासी थे, कि अभी इसकी पत्तियों का जो ढेर है और जो इसने भाड़ बनाने के लिए, भाड़ में डालने के लिए इकट्ठा कर रखा है, उसमें आग लगा दो। एक क्षण में हाहाकार मच गया। हाहाकार मतलब कि उसके चपरासियों ने उदयभान के कहने पर उसमें आग लगा दी और चारों तरफ आग ही आग लग गई। आग की लपटें आकाश से बातें करने लगी। इसका अर्थ बच्चों यह है कि आग इतनी तेज लग गई कि आकाश तक उसकी धुआं उठने लगी। इतनी तेज आग लगा दी उसने उसके पत्तियों के ढेर में। किसी उन्मत्त की भांति इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग आग के चारों ओर जमा हो गए। भुनगी अपने भाड़ के पास उदासीन भाव से खड़ी यह लंका दहन देखती रही। बच्चों अब मैं इसका अर्थ समझाती हूँ आपको कि जैसे ही आग लगाई, आग इतनी तेज थी कि एक क्षण में हाहाकार मच गया। चारों तरफ आग ही आग फैल गई। आग की लपटें आकाश से बातें करने लगी। मतलब आग की लपटें बहुत तेज थी। आकाश ऐसा लग रहा था जैसे आकाश तक उसकी लपटें उड़ रही हूँ, एकदम उठ रही थी, बहुत तेज आग लग गई थी। किसी उन्मत्त की भांति इधर उधर दौड़ने लगी। आग इधर उधर फैल रही थी और जब आग लगी तो क्या हुआ, सारे जो गांव के लोग थे वो आग के चारों तरफ जमा हो गए। जमा मतलब इकट्ठे हो गए, आ गए। और भुनगी क्या कर रही थी, गांव के तो सारे लोग आग के चारों तरफ जमा होकर देख रहे थे और भुनगी बिचारी चुपचाप भाड़ के पास उदासीन भाव से निराश होकर, जैसे लंका दहन होता है, जैसे लंका जलती है, लंका जब जली थी, जब आग आग हो गई थी, ऐसे ही उसके भाड़ के पास आग ही आग दिखाई दे रही थी। उसको ही उसने क्या कहा, लंका दहन। और वो चुपचाप निराश होकर बिचारी एक कोने में खड़ी होकर अपने लंका दहन को देखती रही। अपनी भाड़ में जो आग लग रही थी तेज, वो देखती रही और निराश होकर बिचारी खड़ी रही। अब बच्चों मैं आगे पढ़ती हूँ। उसी समय पवन भी वेग से चलने लगी। ऊर्ध्वगामी लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगी। भाड़ के समीप ही किसानों की कई झोपड़ियां थीं। वे सब आग का ग्रास बन गईं। लपटें कुछ और आगे बढ़ी। सामने पंडित उदयभान की हवेली थी।
उस पर झपटी। देखो बच्चों, अब मैं आपको इसका अर्थ समझाती हूँ इस पैराग्राफ का। देखो, उसी समय जब आग लग रही थी तो उसी समय क्या हुआ, पवन भी वेग से चलने लगी। मतलब हवा, पवन का अर्थ क्या होता है, हवा। जब हम पवन का पर्यायवाची भी लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं ना हवा, तो ऐसे ही उसी समय हवा भी वेग से चलने लगी। मतलब हवा भी तेज चल रही थी। ऊर्ध्वगामी मतलब ऊंची जो लपटें थी आग की, वो पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगी। भाड़ के समीप ही जो किसानों की झोपड़ियां थी, जो भाड़ के था उसका, भुनगी का, उसके जो पास, समीप मने होता है पास, तो जो किसानों की झोपड़ियां थी वो भी आग का ग्रास बन गई। आग का ग्रास का मतलब है कि उनमें भी आग की लपटें चली गईं और उनकी झोपड़ी भी जल गई। और लपटें बढ़ती ही जा रही थी। वो कुछ और आगे बढ़ी तो क्या था, सामने पंडित उदय भान की हवेली थी। सामने पंडित उदय भान की हवेली थी, उस पर भी आग की लपटें चली गई। उस पर झपटी का मतलब आग की लपटें चली गई। अब गांव में हलचल मची। हलचल का मतलब अफरा तफरी मच गई। सब इधर उधर दौड़ने लग गए। क्यों दौड़ने लग गए? क्योंकि आग तेज लग रही थी, आग चारों ओर फैलती जा रही थी, तो आग बुझाने की तैयारियां होने लग गई। मतलब आग बुझाने के लिए लोग तरह तरह के बर्तन ला रहे थे, पानी से भर भर के। पानी के छींटों ने आग पर तेल का काम कर दिया और ज्वालाएं और भड़की, मतलब आग और लग गई। और आग लगने से क्या हुआ कि पंडित जी की जो विशाल हवेली थी वो जल गई। इसमें लिख रखा है ना कि पंडित जी की विशाल हवेली को दबोच बैठी। इसका अर्थ यह है कि आग इतनी तेज थी, आग की लपटें इतनी तेज थी कि पंडित जी की विशाल हवेली को भी उसने आग की लपटों ने जला दिया। और देखते ही देखते वह भवन उस नौका की भांति अग्नि सागर में विलीन हो गया जो उन्मत्त तरंगों के बीच झकोरे खा रही हो। और देखते ही देखते क्या हुआ, जो पंडित जी का भवन था वो एक नौका की भांति, एक नाव की भांति अग्नि के सागर में विलीन हो गया। हो गया मतलब सारा जल गया। और जमींदार की हवेली में जो कोहराम मचा, कोहराम मतलब अफरा तफरी मच गई, शोर मच गया, वह भुनगी के शोक में विलाप से अधिक करुणकारी। मतलब क्या हुआ कि जब भुनगी की झोपड़ी में भाड़ में आग लगाई तो उसका भाड़ जल गया। अब बच्चों, मैं इस पाठ को खत्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।